हेलो थ्रियन फैमिली। तो ये एपिसोड भी शुरू होता है जस्ट वहीं से और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। हम देखते हैं कि यांका यहाँ पे अभी भी चला जा रहा होता है तब तक जब तक कि वो इस माउंटेन वैली से बाहर निकल कर एक घने जंगल में नहीं आ गया था। जिसके बाद यांका तुरंत ही कहता है जब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ही है तो अब आप खुद को अपेयर क्यों नहीं करती। और यांका का इतना कहना ही था कि एक ब्यूटीफुल फिगर पेड़ की चोटी से नीचे की तरफ कूदती है और साथ ही स्माइल करते हुए कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने कम टाइम के अंदर दाओ सोर्स लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लो लेवल के स्टार रियलम से आने वाले लोग तो वाकई में काफी टैलेंटेड होते हैं। यहाँ के अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है प्रोटेक्टर बियान, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। यहाँ को इस लड़की की आवाज चुपचाप सुनाई दी थी और ये लड़की वास्तव में ब्लू फेदर सेक्ट के 4 गार्डियंस में से एक बियान यू किंग थी। उस समय इस लड़की ने यांकाई को ब्लू फेदर सेक्ट में शामिल होने के लिए कहा था और ब्लू फेदर सेक्ट यांकाई का स्टार बाउंड्री पे आने के बाद सबसे पहला पड़ाव था, अगर तुम लोग को याद ना हो तो। साथ ही बियान यू किंग को यांकाई के बारे में पता था और उसे यह भी पता था कि यांकाई लो लेवल के स्टार टेरिटरी से बिलोंग करता है, इसीलिए उसने उसे सेट में शामिल किया था। वरना यांकाई की पावर उस टाइम पे केवल सेकेंड लेवल ओरिजन किंग लेवल पर थी, वो बियान के इंटरेस्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं था। आखिर ये लड़की 3rd लेवल के दाओ सोर्स लेवल की थी, लेकिन इससे दोबारा मिलने पर अब यांकाई की पावर बढ़ गई थी। बियान यू किंग को उस समय यांकाई के साथ मौजूद लूजियान उनकी याद आती है। आखिरकार वो लड़की भी तो लो लेवल के स्टार टेरिटरी से बिलोंग करती थी और आखिरकार उस टेरिटरी का नाम था ग्रैंड डेसोलेशन स्टार टेरिटरी। लेकिन बैड लक था कि यांकाई और लूजियान उनको आखिरकार अलग होना पड़ा था और इस पल तक यांकाई को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिरकार लूजियान कैसी होगी। दूसरे बियान तुरंत ही कहते ओह तो अभी भी मैं तुम्हें याद हूँ और वो काफी खुश होती है और तुरंत ही आसमान में गुलाटियां लगाते हुए यांकाई के सामने उतरती है। तभी यांकाई तुरंत ही कहता है गार्डियन बियान तो इस लिटिल वन के दिल में है, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। हालांकि बियान यू किंग के अपने हिडन मोटिव थे, इसलिए उसने ब्लू फेदर सेक्ट में उसे शामिल किया था, लेकिन फिर भी इस लड़की ने उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया और यांकाई को लेकर अपना उदासीन रवैया रखा और यांकाई का भी रवैया वैसा ही था। तभी ये यू किंग तुरंत ही कहती है तुम झूठ बोलने में भी काफी माहिर हो, अगर सच में तुम्हें मेरी काइंडनेस याद है तो तुम इतनी अनिच्छा से यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पे यांकाई कहता है ये सच नहीं है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि गार्डियन बियान यहाँ मिलेंगी। और थोड़ी रुक के यांकाई कहता है गार्डियन बियान अकेले नहीं आई है ना, और बोलते हुए बगल में नजर डालता है, जो देखकर वो तुरंत ही कहती है नन्हे चूजे तुम सचमुच में काफी बड़े और होशियार हो गए हो। जिसके बाद वो हाथ थपथपाते हुए कहती है बस अब और मत छिपो, बाहर आ जाओ। उसके वर्ड के साथ एक आदमी की हंसी की आवाज आती है ओह लिटिल ब्रदर यांग, बहुत टाइम बाद भी आप बहुत अच्छे दिखते हैं। जिस पे यांग स्माइल करके ग्रीट करता है और कहता है सीनियर ब्रदर को। ये पर्सन वास्तव में कौवू था जो बियान यू किंग का विश्वास पात्र था और दाओ सोर्स लेवल के 1st लेवल का मास्टर भी, जहाँ पे बियान यू किंग ज्यादा यांकाई पर ध्यान नहीं देती थी पर कावू ने यांकाई पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। तभी कावू कहता है मैं तो हैरान हूँ कि लिटिल ब्रदर यांग वास्तव में पहले से ही दाओ सोर्स लेवल पर है। और ऐसा कहते हुए वो ऊपर से नीचे तक यांकाई को देखता है। आखिर जब वो पहली बार यांकाई से मिला तब यांकाई 2nd लेवल ओरिजिन किंग था। तभी यांकाई कहता है ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं। तभी बियान यू किंग तुरंत ही कहती मैं तो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम एज़ोर सन टेम्पल के डिसाइबल बन गए। ऐसा लगता है कि एज़ोर सन टेम्पल ने आपको तैयार करने में बहुत मेहनत की है। इससे पहले वो जिया सेंग और वू चांग के बीच शो देख रही थी और उसने गलती से यांकाई के प्रेजेंस को देखा था और पर्सनली टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज भेजा था। क्योंकि यांकाई एज़ोर सन टेम्पल के प्लेस पर विश्राम कर रहा था, स्वाभाविक तौर पर उसने सोचा कि यांकाई उसी ग्रुप में शामिल हो चुका है। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि यांकाई उन्हीं के कारण दाओ सोर्स लेवल पर पहुंच पाया। और वैसे भी ब्लू लोग ब्लू फेदर सेक्ट एक छोटा सा ही सेक्ट था जिसके पास तो एक भी एम्परर लेवल का वॉरियर नहीं। दूसरी तरफ एज़ोर सन टेम्पल रिसोर्सेज से भरा हुआ एक पावरफुल सेक्ट था। गार्डन बियान को गलतफहमी हो गई थी। यांकाई से हिला तो कहता मैं एज़ोर सन टेम्पल में नहीं हूँ, जिस पर बियान यू किंग तुरंत ही कहती ओह और तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ। तभी यांकाई कहता मानो या ना मानो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं कुछ पर्सनल रीजन से एज़ोर सन टेम्पल के लोगों के साथ यहाँ आया हूँ। तभी बियान यू किंग हैरान होते हुए कहती है सच में, पर जानती थी कि यांकाई का उसे धोखा देने का कोई रीजन है नहीं। तभी यांकाई कहता जहाँ तक मेरी बात है मैं थोड़ा क्यूरियस हुई है जानने के लिए कि गार्डियन बियान और सीनियर ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस पर कोबू तुरंत कहता है ओह बेशक ब्लू फेदर सेक्ट की तरफ से है। तभी यांकाई कहता है कि आप दोनों अभी भी ब्लू फेदर सेक्ट में हैं। और यांकाई को अचानक ही बू मैंग चुआन की याद आ जाती है। वो पर्सन हेवन डिवोरिंग ग्रेट एम्परर का डिसेंडेंट था जिसे यांकाई ने बोन प्रिजन से आजाद किया था। अब तक तो उसे ब्लू फेदर सेक्ट में तहलका मचा देना चाहिए था। हो सकता है कि उसने 3 गार्डियन मियाओ ची, टोंग चोंग और झूझुन सान को उस टाइम पे मौके पर ही मार दिया हो, क्योंकि बियान यू किंग उस टाइम पे सेक्ट से बाहर थी। हो सकता है कि वो बची हुई इकलौती पर्सन हो। तभी बियान यू किंग हंसते हुए कहते लगता है तुमने कुछ पता लगा लिया लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम ना होते तो ये गार्डियन कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ती। अब भी मेरी लाइफ किसी और के कंट्रोल में है।
जो देखकर यांग का चेहरा बदल जाता, उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा गार्डियन वियान क्या कह रही हैं। तभी कोवू आह भरते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर यांग, सेक्ट मास्टर को आपने ही रिहा किया था, है ना? तभी यांग के पास इस बात को निकालने का कोई रास्ता नहीं था और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। इसके बाद वो आगे बताते, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मुझे बोन प्रिजन में बंद किया गया तब सीनियर ब्रदर को और प्रोटेक्टर वियान सेक्ट में नहीं थी। मजबूरी में कदम उठाना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बू मैंगचुआन के साथ समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो देखकर वो तुरंत ही कहती है, नतीजा सेक्ट मास्टर के रिहा होने के बाद नरसंहार हुआ। लगभग पूरे ब्लू फेदर सेक्ट को मार डाला गया। केवल कुछ ही चतुर लोग बचे जिन्होंने सेक्ट मास्टर के सामने सरेंडर कर दिया। जिसपे आंखें हंसते हुए कहता, ओह, तो गार्डियन बियान भी उनमें से एक है। जिसपे बियान यूकिंग कहती, मैं बस लकी थी। ये क्वीन और कोवू उस घटना के 1 महीने बाद तक लौटे थे। हमें उनकी रिहाई के बारे में पता नहीं था और जब हमें पता चला तब तक भागने में देर हो चुकी थी। हालांकि सेक्ट मास्टर ने मेरी जान नहीं ली, शायद इसलिए क्योंकि सबको मार देना शायद उन्हें लगा ठीक नहीं होगा। उन्होंने मेरी जान बख्श दी, लेकिन और ऐसा कहते हुए चेहरे पर इंप्रेशन आ जाते हैं बुरे से, और वो तुरंत ही कहते उन्होंने मेरे ऊपर एक सील लगा दी। अब मैं केवल उनकी काइंडनेस पर जिंदा एक दासी हूँ। जो सुनकर यांग कहता, ओह, तो बात कुछ ऐसी है। तुम बदमाश, तुम इस घटना के जिम्मेदार हो। बोलो ये क्वीन तुम्हें किस टाइप से पनिशमेंट दे? यहाँ के हल्के से स्माइल करके कहता, गार्डियन बियान, क्योंकि आप लोग इतने सालों से बू मैंगचुआन से निपट रहे हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो किस तरीके का पर्सन है। या तो उसकी बुराई को आपको जड़ से उखाड़ना होगा या फिर उसे उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन आपने न केवल उसे उकसाया बल्कि उसे कैद करके यातनाएं भी दी। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो बदला लेगा? जिसपे बियान यूकिंग आई वो चढ़ाकर यांग को घूरते हुए कहती, तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुनकर यांग कहता है, मेरा मतलब है कि मेरे बिना भी वो मैंगचुआन वहाँ से आजाद हो जाता, इसलिए इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। बियान यूकिंग गुस्से में कहती है, बकवास। जो देख के यांग कहता है, छोड़िए भी, क्या अब आपकी हालत पहले से अच्छी नहीं है? भले ही उन्होंने आपकी बॉडी को सील कर दिया हो, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में उनके पास काफी कुछ होगा जिसका फायदा आप लोगों को भी मिलेगा। तो यह कुछ टाइम की थोड़ी सी परेशानी ध्यान देने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो बियान यूकिंग यांग को कोल्ड पे में देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस क्वीन को कोई बड़ा सा प्राइज मिल गया हो। क्या तुम चाहते हो कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए? तब यांग कहता, नहीं, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। तब बियान यूकिंग कहती, खैर, जो हो गया सो हो गया। अब कोबू और मैं एक एक करके कदम दर कदम ही आगे बढ़ सकते हैं। ये देखकर कि उसके पास वास्तव में अब बदला लेने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो इस टॉपिक को इग्नोर करते और यांग को भी थोड़ी राहत महसूस होती है। तभी कोबू कहता है, सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पर गार्डियन बियान और मैं 4 सीजन रियलम में ब्लू फेदर सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमने आपको यहाँ देखा तो बस कुछ पूछने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ब्लू फेदर सेट छोटा है और हमारे पास कोई एम्पायर लेवल का मास्टर भी नहीं, इसीलिए 4 सीजन रियलम में इंटर करने के लिए हमारे पास केवल 2 ही स्लॉट हैं। बू मैंगचुआन के नरसंहार के बाद ब्लू फेदर सेट की पावर भी काफी कम हो गई है। बियान यूकिंग और कोबू ही 2 पावरफुल पर्सन बचे हैं जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते थे। तभी आंखें कहते हैं, 4 सीजन रियलम के बारे में इन्फॉर्मेशन। तभी बियान यूकिंग तुरंत ही कहती है, हाँ, ऐसा मत कहो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम एज़ोर सन टेम्पल से हो, तुम्हें हमसे ज्यादा पता होना चाहिए। तभी यहाँ कहता, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन को दूसरे सेक्ट को नहीं बता सकता। जिसपे बियान यूकिंग कहती, अगर हम इसे छिपा के रखे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ कहीं मना कर देता है, जिससे बियान यूकिंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो कुछ कहने ही वाली थी। तभी यहाँ कहता, मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, इस बार स्टार सील 4 सीजन रियलम में अपेयर होने वाली है। कोबू आईब्रो चढ़ाता है, जाहिर तौर पर उसे नहीं पता था ये क्या है। दूसरी तरफ बियान यूकिंग अचानक ही अपनी आंखों को धुंधला धुंधला महसूस करती है और कुछ दिन सोचने के बाद कहती है, तुम्हारा मतलब है सैटर्ड स्टार सी में एंटर करने का तरीका या वो टोकन? तभी आंखें कहता है, बिल्कुल। कोबू तुरंत कहता है, सैटर्ड स्टार सी। तभी आंखें स्माइल करके कहता है, आप दोनों को शुभकामनाएं। अगर हमारी मुलाकात अंदर हुई तो शायद हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। और इतना कहकर यहाँ के बिना पीछे मुड़े चला जाता है, क्योंकि ये दोनों उसके क्लोज फ्रेंड नहीं थे। उसने उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी वो केवल उनके छोटे से एहसान को चुकाने के लिए थी। साथ ही समय यांकाई हेवन डिवोरिंग ग्रेट एम्परर के उस डिसेंडेंट से भी काफी डरा हुआ था। उस समय वू मैंगचुआन ने यांकाई को ग्रेट हेवन डिवोरिंग बैटल आर्ट की पूरी नॉलेज दे दी थी, जो हेवन डिवोरिंग ग्रेट एम्परर की हिडन आर्ट थी, जिसका यूज करके वो स्टार टेरिटरी के पीक पर पहुंचे थे। यांकाई को कभी विश्वास नहीं होता था कि बू मैंगचुआन उसकी कोई गलत स्ट्रेटजी इसके पीछे नहीं होगी, पर यह टेक्निक उसे सौंपने के पीछे उसका रीजन या इरादा क्या था, यांकाई को ये अभी नहीं पता था। हालांकि यांकाई ने खुद इस हिडन आर्ट को कल्टीवेट नहीं किया था, बल्कि उसने इसे अपने क्लोन को सौंप दिया था। और क्लोन की पावर बढ़ने के बाद यांकाई को इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट के बारे में पता चला, और यांकाई को अगर खुद की चिंता न होती तो जरूर वो इसके अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाता। अपने थॉट में डूबा हुआ यांकाई वापस से एज़ोर सन टेम्पल के खेमे में आ जाता है। दिन पलक झपकते बीत गए थे। समय बीतने के साथ साथ ये जो अननोन माउंटेन वैली थी, यहाँ की एनर्जी धीरे धीरे और कंडेंस होने लगती है और फ्लक्चुएशन बढ़ने लगता है।
चारों तरफ धुंध ही धुंध हो जाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल धुंध नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड एनर्जी के कंडेंस फॉर्म थे। कल्टीवेशन के लिए यूजफुल एटमॉस्फेयर साथ में आसमान में पहुंच चुका था, जो कल्टीवेटर्स के लिए हेवन की तरह था। लेकिन ये वास्तव में उस मिस्टीरियस प्लेस के ओपन होने का इफेक्ट था जो चारों तरफ दिख रहा था। आखिरकार इस माउंटेन वैली में पहुंचने के चौथे दिन बाद वर्ल्ड में एक धुंधली अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और इसके तुरंत बाद वर्ल्ड एनर्जी कांपने लगती है और कोहरा तेजी से एक प्लेस की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि सच में सभी सेट को पता था कि सील बंद दुनिया में एंटर करने का एंट्रेंस गेट यही है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी ताकत तैनात नहीं थी, यानी उस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास कोई भी नहीं था। इस समय तक सभी ने अपनी आंखें खोली थी और सभी कल्टीवेटर तैनात थे। स्टार सोर पैलेस पर ज़्याओ यू यांग की आवाज आती है, शुरू हो गया। एंट्रेंस गेट खुलते ही एज़्योर सन टेम्पल के द्वारा लाए गए सभी 20 लोग गॉ ज़ूटिंग के पीछे खड़े हुए थे। वो तुरंत ही कहती, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि एंटर करने के बाद तुम सभी लोग अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। जितना हो सके एक दूसरे के साथ रहना और अकेले मत रहना। अगर कोई भी रास्ता अलग अपनाना चाहे तो वो इस एल्डर की बात को इग्नोर कर सकता है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग सेफ लौटेंगे। जसंग स्माइल करते कहता है, चिंता मत कीजिए एल्डर काओ, ये डिसेबल उनका अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी गाओ ज़ूटिंग से हिलाती और उस जगह की तरफ देखती जहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी कंडेंस हो रही थी। टाइम टाइम पर हेवन और अर्थ की एनर्जी का फ्लक्चुएशन बढ़ रहा था, और अचानक वहाँ पर इकट्ठा हुई सारी वर्ल्ड एनर्जी एक पल में गायब हो जाती है और एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। वर्ल्ड में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड एनर्जी डाली गई, उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल होता गया, और एक तय टाइम के बाद अचानक ही वर्ल्ड कांपते हुए नेकेड आई से दिखाई देने वाले क्रैक में कन्वर्ट हो गया था। यानी कुल मिला के यहाँ पे एक क्रैक क्रिएट हुआ था, जो कि उस मिस्टीरियस प्लेस में अंदर जाने का एक रास्ता था। साथ ही वर्ल्ड एनर्जी के फ्लो के साथ ये चौड़ा होता जा रहा था, और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी पावरफुल पावर ने या स्ट्रॉन्ग पर्सन ने इसे पकड़कर 2 पार्ट में चीर कर एक खिड़की बनाती हो। यह पूरा सिलसिला आधे घंटे तक चलता है, और आधे घंटे बाद माउंटेन वैली में धुंध कंडेंस हो जाती है और ये एनर्जी पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेती है। इस समय किसी भी टाइप की वर्ल्ड एनर्जी से रहित माउंटेन वैली एकदम होपलेस मूवमेंट पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ की वर्ल्ड एनर्जी तो उस ब्लैक होल ने अब्सॉर्ब कर ली थी। जिसके बाद 10 फीट लंबे 5 फीट चौड़े ब्लैक होल को हम देखते हैं। वो देखकर लोग खुश होकर कहते हैं, एंट्रेंस गेट ओपन हो गया। चलो, लोग और इंतजार नहीं कर सकते। अपनी स्पीड का यूज करते हुए सभी लोग उस गेट की तरफ बढ़ते हैं। तभी आवाज आती है, चलो चलें, और सभी लोग एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का एक लड़की जो ब्लू फेदर सेक्ट जैसे ही किसी छोटे से सेक्ट से आए थे, शायद उनके पास भी केवल 2 ही प्लेस थे, अपनी हिडन टेक्निक का यूज करके लाइट में बदल जाते और बेहद तेज स्पीड से एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ते हैं, बाकी सभी लोगों से आगे। जैसे मानो उन्हें लग रहा था कि पहले एंटर करने का अपना कोई फायदा होगा, लेकिन अफसोस की बात थी कि उनकी उम्मीद से एकदम अपोजिट था। कुछ बड़े सेट के एम्पर लेवल के वर्ड्स ने उन्हें चुपचाप देखा था, लेकिन उनका उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था। जिस पर गाओ ज़ूटिंग आह भर के कहती, अरे हमेशा कोई ना कोई बेताब पर्सन मिल ही जाता है। और जैसे उसकी बात खत्म हुई थी, वर्ल्ड में 2 चीखें निकल पड़ी थी। वो लड़का और लड़की जिनके ओरिजिन के बारे में किसी को पता भी नहीं था, 4 सीजन रियलम के एंट्रेंस गेट को प्रोटेक्ट करने वाली बैरियर से टकराकर मास के ढेर में बदल जाते, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्रूअल फोर्स था कि सीधे तौर पर इम्पैक्ट के साथ उन्हें मास के चीथड़ों में उड़ा दिया था। इवन कि उन दोनों की मौत इतनी मिस्टीरियस तरीके से हुई कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। कई कल्टीवेटर नीचे देखकर चिल्लाते हुए कहते, क्या ये क्या हो रहा है? उन्हें उम्मीद नहीं थी 4 सीजन रियलम का एंट्रेंस गेट इतना खतरनाक होगा। अगर ये इतना खतरनाक है तो हम कैसे अंदर जाएंगे? ज्यादातर लोग तो पहली बार ही अंदर जा रहे थे, तो वो सभी लोग हैरान थे कि क्या उनकी भी ऐसी ही मौत हो जाएगी। तो कुछ दाव सोर्स लेवल के मास्टर काफी चुप भी थे, जैसे मानो उन्हें पहले से ही पता हो। यहाँ कहीं भी यह वर्ता उसे एज़्योर सन टेम्पल से एक जेट स्लिप मिली थी, और वो जानता था कि आखिरकार वो दोनों लापरवाह थे। अगर वो फोर्सफुली इंटर नहीं होते तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अंदर इंटर होना चाहते हो तो आपको केवल यहाँ पे वेट करना होगा जब तक ये एनर्जी वीक ना पड़ जाए। लेकिन अगर यांग यहाँ पे अकेले आता और वो भी इस बात से अनजान होता तो शायद वो भी घुसपैठ करता और मारा जाता। हालांकि तभी उस क्रैक से एक एनर्जी वॉल निकलती है जो हवा में बुलबुलों की तरह तैरने लगती है, और इस एनर्जी वॉल के अपेयर होते ही स्टार सोल पैलेस के डिसाइबल हरकत में आते हैं, और 40 डिसाइबल में से 10 एक साथ उस बुलबुले में घुस गए होते हैं। उस बुलबुले में 10 लोगों के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह दिखाई दे रही थी। 10 के 10 दाव सोर्स लेवल के मास्टर थे। उनके अंदर जाते ही बुलबुले की जगह काफी कम होती है और बुलबुला सिकुड़कर तेजी से एंट्रेंस गेट की तरफ चला जाता है, और जो लोग अंदर गए वे अंदर जाते ही गायब हो गए। फिर एक और बुलबुला आया, उस पे भी 10 लोग एंटर हुए और फिर अंदर चले गए। ये प्रोसेस 4 बार दोहराए जाने के बाद स्टार सोल पैलेस के सभी डिसाइबल गायब हो गए थे, और क्योंकि स्टार सोल पैलेस साउथ टेरिटरी का स्ट्रॉन्ग सेट था, इसीलिए वो पहले जाने के लिए क्वालिफाई भी था। स्टार सोल पैलेस के बाद हेवनली मार्शल होली लैंड के 20 डिसाइबल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एज़्योर सन टेम्पल को 3rd बैच में शामिल किया जाता है,
और जब एज्योर सन टेम्पल की बारी आई तो जिया सेंग ने लीडरशिप संभाली थी और 9 लोगों को अपने पीछे आने का इशारा करके वो सीलवर्ड पल के अंदर या बबल के अंदर चला गया था और यहाँ कई बाकी 9 लोगों के साथ था। बुलबुल अब बेहद प्यारा लग रहा था और बिना किसी रुकावट के अंदर जा सकता था। कोई भी इससे बाहर आ सकता था। बबल के साथ उस बैरियर में घुसने और बाहर निकलने के बाद जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक फ्लावर होता है। अगले ही पल हवा में लटका हुआ बबल फटने लगता है और सभी लोग अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और हवा में उड़ते हैं। जेट स्लिप की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यांकाई को पता था कि बुलबुला 4 सीजन रियलम में लाए गए कल्टीवेटर्स को एक ही एरिया में अपेयर करता है, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वे किस एरिया उस एरिया के किस प्लेस में है। इस समय ये सभी 10 के 10 लोग चारों तरफ देख रहे थे। आसपास कोई भी कल्टीवेटर नहीं था। किसी को नहीं पता 4 सीजन रियलम में उनसे पहले एंटर करने वाले दर्जनों लोग कहाँ टेलीपोर्ट हो गए। दूसरा एज्योर सन टेम्पल के दूसरे ग्रुप को जियाओ वाई लीड कर रहा था, क्योंकि कंपटीशन रैंकिंग में जियाओ वाई जिया सेंग के बाद दूसरे नंबर पर था और ऐसा लग रहा था कि इस मामले पर उनकी पहले ही बातचीत हो चुकी थी। बबल फटते ही जियाओ वाई अपनी स्पेस रिंग से कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट निकालता है और उसमें डिवाइन सेंस डालता है, मानो वो ये देखना चाहता हो कि जिया सेंग आसपास है या नहीं। लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला था। तभी वो तुरंत ही कहता है ये यांग एट्रीब्यूट वाला प्लेस होना चाहिए, यानी समर एरिया। आसपास के एरिया को देखते हुए मुरोंग जियोजियो ने अचानक पूछा था, क्योंकि जिस प्लेस पे वो अपेयर हुए चिलचिलाते सूरज के साथ फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग थी। जमीन भी सूखी पड़ी हुई थी, इवन की कोई मेडिसिनल हर्ब भी नहीं उगी थी। जियाओ तुरंत ही कहता है ऐसा ही होना चाहिए। उसी समय यांकाई का चेहरा अचानक ही बदल जाता है और वो घूर कर कहता है कुछ आ रहा है। यांकाई की तेज नजर को देखकर जियाओ हैरान था और तुरंत ही उसकी तरफ देखने लगता है। मुरोंग जियाओ तुरंत ही कहती तुम्हारा क्या मतलब है। यांकाई को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज बंद होते ही एक जोरदार धमाका होता है, मानो कोई जायंट मॉन्स्टर यहाँ पे अपेयर हुआ हो। सभी चौंक गए होते और तुरंत ही एनर्जी को एक्टिवेट करके अलर्ट हो जाते हैं। आवाज नजदीक आती जा रही होती है और खतरनाक और क्लियर होती जा रही होती है। यांकाई के बोलने के 10 सांसों से भी कम टाइम के अंदर अचानक ही सामने कई लाइटें अपेयर हुई थी, जिसपे सबसे स्ट्रॉन्ग रेड व्हाइट कलर की एक ब्राइट लाइट थी, जिससे निकलने वाले और से हर कोई फेमिलियर और जेलस फील कर रहा था। बूचांग जियाओ का तो चेहरा ही उतर जाता। उसने कभी नहीं सोचा था कि 4 सीजन रियलम में एंटर करते उसका सामना हेवनली मार्शल होली लैंड के इविल पर्सन से होगा। उसने पहले से ही बूचांग और जिया सेंग के बीच लड़ाई देखी थी और मन ही मन महसूस किया था कि ये पर्सन एक पावरफुल एनिमी है। अगर वो अकेले उस पर्सन से भिड़े तो जीत की पॉसिबिलिटी काफी कम होगी। उसी समय बूचांग भी हेवनली मार्शल होली लैंड के कुछ एलाइड वॉरियर्स को अपने साथ लेकर जियाओ की तरफ आ जाता है। जिया सेंग के साथ लड़ाई के बाद बूचांग पहले से एज्योर सन टेम्पल का दुश्मन कहा जा सकता था, इसीलिए अगर वो लोग मिलते तो जियाओ उसे मारने की पूरी कोशिश करता। इवन की जियाओ को उन्हें रोकने का भी कोई भरोसा नहीं था। तभी यांकाई चिल्लाता है और कहता है वे हमारा पीछा नहीं कर रहे, कोई और उनका पीछा कर रहा है। जिस पर बूचांग तुरंत ही कहता है क्या जियाओ कहता है क्या बूचांग का पीछा किया जा रहा है। टीम में मौजूद सभी पावरफुल कल्टीवेटर के चेहरे के इंप्रेशन भी बदल जाते हैं कि बूचांग पहले से ही 3rd लेवल के दाओ सोर्स लेवल का कल्टीवेटर हेवनली मार्शल होली लैंड का स्ट्रॉन्ग उभरता हुआ सितारा था। अगर कोई उसे पागलों की तरफ भागने पर मजबूर कर सकता था तो केवल एम्पर लेवल का ही कोई पर्सन होना चाहिए और 4 सीजन रियलम में ऐसा कोई भी पर्सन एंटर नहीं कर सकता। लेकिन 4 सीजन रियलम में सालों से ऐसे कई लोग थे जो पावरफुल थे लेकिन अंदर मारे गए। बातचीत के दौरान बूचांग और लोग का पीछा करने वाली चीज भी सबकी आंखों के सामने आ जाती है। बूचांग के पीछे कुछ ही दूरी पर 10 मीटर लंबा एक मॉन्स्टर जो फ्लेमों से घिरा हुआ था लाल आंखों के साथ भाग रहा था और उसके पीछे एक लंबी लाल लाइट लिपटी हुई थी। हर बार जब वो छलांग लगाता तो ऐसा लगता मानो वो स्पेस को ब्रेक कर सकता है। जियाओ का चेहरा पीला पड़ जाता और वो तुरंत ही कहता वोल्केनो मॉन्स्टर। ये तो वोल्केनो मॉन्स्टर का इलाका है। एज्योर सन टेम्पल की जेट स्लिप में समर रियलम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वो तुरंत ही कहता है ये वास्तव में रैंक 12 का डेमन है जो एम्पर लेवल के एक मास्टर के बराबर पावरफुल होने में कैपेबल है और जिस प्लेस पर यह डेमन है उसे जेट स्लिप में रिस्ट्रिक्टेड एरिया के तौर पर मार्क किया गया था और डिसेबल को वहां जाने से मना किया गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी उनका लक इतना खराब होगा कि वो अपेयर होते ही सीधा ही ऐसे अब एरिया में अपेयर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि बूचांग और लोग की किस्मत उनसे भी ज्यादा खराब थी। वो शायद उसके प्लेस के काफी क्लोज अपेयर हुए, इसीलिए इसने उनका शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि बूचांग की तरफ तुरंत ही एक रेड लाइट अटैक आता है। बूचांग लेफ्ट राइट करते हुए उस अटैक से खुद को बचा लेता है, लेकिन बाकी के लोग इतने लकी नहीं थे। हेवनली मार्शल होली लैंड के डिसाइबल्स में से एक इससे बच नहीं पाता और धधकती फ्लेम के चपेट में आकर राख में बदल जाता है और एक अदर डिसाइबल के हाथ में चोट लगती है, जिससे दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसने चीखना शुरू कर दिया था। तभी आंखें तुरंत ही कहता है जल्दी करो और अपनी सोर्स को एक्टिवेट करके
हाई लेवल के जहाज को बुला लेता है जो दाओ सोर्स ग्रेड के हाई लेवल का आर्टिफैक्ट था, और उस पर कदम रखते अपनी कुई को एक्टिवेट करके विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देता है। एज़ोर सन टेम्पल के 9 लोग भी आखिरकार होश में आ गए थे। अपने फ्लाइंग टाइप आर्टिफैक्ट को बुलाकर वो भी अलग अलग लाइट में बदल कर यहाँ से भागने लगते हैं। ऐसा नहीं था कि वे पर्याप्त पावरफुल नहीं थे, लेकिन मेन रीजन ये था कि हेवनली मार्शल होली लैंड के उस पर्सन की डेथ उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, और वो पर्सन हेवनली मार्शल होली लैंड का एक डिसाइबल था, एलाइड डिसाइबल, ना कि कोई नॉर्मल डिसाइबल, जो एक पल में मारा गया। अगर कोई और भी यहाँ पे होता तो वो भी तुरंत यहाँ से भाग जाता। इसीलिए यहाँ के और बाकी के 9 लोग इससे लड़ने के बजाय इससे बचने की हर पॉसिबल कोशिश करना चाहते थे, और उनके पीछे हेवनली मार्शल होली लैंड के 8 लोग उड़ रहे थे, या कहीं तो बचे हुए लोग उड़ रहे थे। लेकिन ये लोग भी काफी समझदार थे, और जब इन्होंने देखा कि काफी सारे लोग भाग रहे हैं तो वो भी इधर उधर दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। आखिरकार फ्लेम डेमन के लिए चाहे वो किसी भी सेट का पर्सन हो, अगर उसके एरिया में घुसपैठ की गई है तो उसे तो मरना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उन सबका पीछा करना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। तभी जियाओ वाई तुरंत ही कहता है, बूचांग कमीने, लगता है तुम्हारी मौत चैन से नहीं होगी, और बूचांग को भागते हुए देखा था। उसी समय फ्लेम डेमन जोर से दहाड़ता है और उसका और बाकी लोगों का पीछा करना शुरू करता है। दोस्तों बूचांग ने कुछ नहीं कहा था और भागते हुए बाकी के लोगों की तरफ है हंसते हुए देखा था। दूसरी तरफ धरती हिला देने वाले रोर के साथ एक पावरफुल झटका अपेयर होता है जिसने कई लोगों को चौंका दिया था, और इसके बाद एक लाल जलती हुई लेजर लाइट अपेयर होती है जो एक ऐसा अटैक था जो किसी की हड्डियों तक को चकनाचूर करने में कैपेबल था। लकीली वे सभी फ्लेम डेमन को इसका पहले यूज करते हुए देख चुके थे, इसीलिए तुरंत ही दहाड़ते हुए अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं और इस अटैक से बचते हैं। तभी जियाओ वाई कहता है, अलग हो जाओ, आज लक ही हमारी लाइफ और डेथ का फैसला करेगा, और ऐसा कहते हो वो अपना अपना रास्ता बदल देते हैं। दूसरी जियाओ वाई चिल्लाते हुए अपना रास्ता बदलता है और तेजी से मुड़कर फ्लेम डेमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसका स्वभाव ऐसा ही था, वो उस डेमन का ध्यान भटकाना चाहता था ताकि बाकी लोग के लिए भागने के लिए टाइम निकाल सके, और टीम लीडर के तौर पर जियाओ वाई का जो डिसीजन था वो वास्तव में सही भी था। लेकिन अफसोस की बात थी कि उसके अटैक से इस डेमन को कुछ नहीं होता है, और फ्लेम बीस्ट की बॉडी पर लगी हुई आग उस अटैक को उससे हिट होने से पहले ही जलाकर गायब कर देती है। इवन की फ्लेम डेमन तो उस पर ध्यान भी नहीं देता और पीछा करना कंटिन्यू रखता है। दोस्तों जियाओ वाई की बात को सुनकर बाकी के लोग तितर बितर हो गए थे और अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए थे। दूसरी तरफ एक आवाज आती है, इम्पॉसिबल, क्या मेरी किस्मत वास्तव में इतनी अच्छी है? यहाँ अंकल जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है फ्लेम डेमन अदर लोगों को इग्नोर करके उसका पीछा कर रहा था। तभी अंकल कहता है, क्या तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें अंधी हो चुकी हैं? तुम मुझे ही क्यों घूर रहे हो? दूसरों का पीछा क्यों नहीं कर रहे? खैर, लेकिन यह ठीक भी है। हालांकि उसके सामने एक भयानक प्राणी था, फिर भी अंकल के पास इससे लड़ने की स्ट्रेंथ रही थी। लेकिन अंकल को इस बात का भरोसा जरूर था कि वो इससे बचकर निकल सकता है, और जब तक ये डेमन उसका पीछा करेगा तब तक बाकी के लोग सेफली निकल सकते हैं। भले ही अंकल के एज़ोर सन टेम्पल के डिसाइबल्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन 4 सीजन रियलम में एंटर कर पाना उनके कारण था। इसीलिए यांग काई उनके भी इस एहसान को चुका देना चाहता था कि भाई हमारा कुछ उधार नहीं। साथ ही डेमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यांग काई अपनी स्पीड धीमी कर देता और एक डिस्टेंस बनाकर रखता है, और अटैकों के लिए कुछ जगह छोड़ते हुए वो 4 सीजन रियलम के डीप एरिया की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे यांग काई को बाकी लोग दिखना बंद हो जाते हैं। फ्लेम डेमन लगातार उसका पीछा कर रहा होता है, टाइम टाइम पर अपने मुंह से फ्लेम अटैक भी कर रहा होता है। लगभग आधे घंटे बाद यांग काई ने अंदाजा लगाया कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। अब तक बाकी के लोग भाग चुके होंगे, इसीलिए यांग काई अपनी सोर्स एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। वैसे भी एंटी फैंग द्वारा दी गई है नाउ दाओ सोर्स लेवल के हाई लेवल का आर्टिफैक्ट था। एम्पायर लेवल के नीचे इसे सबसे बेस्ट कहा जा सकता था। हालांकि साइज में बहुत छोटी थी, लेकिन सोलो उड़ान के लिए काफी परफेक्ट। इसीलिए यांग काई की स्पीड को देखते हुए वो डेमन केवल पीछे आकर धूल ही खा सकता था। कुछ देर बाद वो फ्लेम डेमन अनिच्छा से दहाड़ मारता है, लेकिन यांग काई उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। दूसरी तरफ यांग काई अपने डिवाइन सेंस को लगातार एक्टिवेट किए हुए था और आसपास के एटमॉस्फेयर को देख रहा था, और आधे घंटे बाद यांग काई तब तक इंतजार करता है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो सेफ है, जिसके बाद वो सेफली उतरता है। हालांकि वो अभी भी समर एरिया में ही था। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी गर्म था और यांग काई जिस प्लेस पर था वो सूखा मैदान था। हजारों हजार किलोमीटर तक का एरिया क्लियरली दिखाई दे रहा था कि एकदम बीहड़ है। यहाँ का एक जेट स्लिप निकालता और 4 सीजन रियलम के मैप को देखता है और जिन जिन प्लेसेस से वो गुजरा था उन्हें पहचानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है। कुछ देर बाद वापस से अपनी नाव बुलाकर वो आगे उड़ने लगता है, क्योंकि 4 सीजन रियलम में एंटर करने का उसका मेन मोटिव डिजास्टर फ्रूट को खोजना था, जो कोल्ड एटमॉस्फेयर यानी कि आइस डोमेन में उगता था। तो यांग काई को विंटर रियलम में जाना हो गया, विंटर डोमेन में, या कहें तो सीजन में। हालांकि ये सब सील बंद दुनिया के अंदर यांग काई बहुत ऊंचाई में उड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर टाइम पे उसे अलर्ट रहने की जरूरत थी। और लगभग 1 घंटे बाद यांग काई एक क्रैक वाली वैली के ऊपर उड़ रहा होता है, और हवा में लटकती हुई उस वैली को देखकर यांग काई वापस उसी की तरफ उड़ जाता है। यांग काई तुरंत कहता, मुझे नहीं पता कि ये खाई
नेचुरली बनी है या फिर नहीं, लेकिन इसके ऊपर से अंदर देख पाना वास्तव में इम्पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ अंधेरे से भरा है। लेकिन मुझे अंदर से तेज हवा और रोड की आवाज सुनाई दे रही है। और यहाँ कहीं यहाँ वापस लौटने का रीजन ये भी था कि उसने यहाँ पे कोई अनोखी चीज देखी थी और यहाँ कहीं की आंखें चमकती और वो तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है, और वो वैली के डीप एरिया की तरफ यानी कि सरफेस की तरफ भागता है। ये कहा जा सकता था कि समर सीजन के एरिया में हर जगह गर्मी थी, लेकिन इस वैली के डीप एरिया में यहाँ कई को हल्की ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे नीचे जाता गया ठंडक कम होती गई, गर्मी कम होती गई, और यहाँ कई को रियलाइज हुआ कि उसका अंदाजा गलत नहीं था। ये वैली कम से कम कुछ 1000 मीटर गहरी थी। जब यहाँ कई 2000 मीटर नीचे जाता है तो उसने देखा कि आसपास धुंध ही धुंध छाई हुई है, जो देख यहाँ कई कहते हो तो ये सचमुच में स्प्लिट कोई सी है। जेट स्लैब में दी गई जानकारी से उसने जाना कि 4 सीजन रियलम में बेहद स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में वर्ड एनर्जी वाले प्लेस है जो क्लाउड फॉग के समुंदर की तरह हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी या वर्ड एनर्जी सी कहा जाता है। इनके अंदर की वर्ड एनर्जी बेहद प्योर होती है, जो कल्टीवेटर के कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल होती है। हालांकि क्योंकि प्रत्येक 4 सीजन रियलम केवल 33 डेज के लिए ओपन होता है, कल्टीवेटर्स के लिए यह मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही ऐसे एरिना एरियाज में वो ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते। वो ज्यादा इस एरिया को एक्सप्लोर करते कि कहीं उन्हें यहाँ पे कोई ट्रेजर मिल सकता है, क्योंकि जिन जिन प्लेसेस में वर्ड एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे काफी प्रीसियस ट्रेजर बॉर्न होते हैं। कुछ लोगों को तो स्पिरिट कोई सी के अंदर एम्परर ग्रेड की स्पिरिचुअल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी मिल जाती हैं, जिनकी कीमत कम नहीं होती। लेकिन ऐसे एरियाज में आपको किसी भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टर बीस्ट भी इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर होते हैं। यहाँ के नहीं आते ऐसे एरिया के देखने का थॉट बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। यहाँ का जितना नीचे गया बर्ड एनर्जी उतनी ही कंडेंस होती गई। अब ऐसे स्थान में होने के बाद यहाँ के भले ही कल्टीवेट ना करे, आसपास की वर्ड एनर्जी एक्यूपंक्चर पॉइंट से अंदर तो जाएगी ही। यहाँ को नीचे सरफेस तक पहुंचने में पूरे 15 मिनट लग गए थे। जमीन में बालू थी, थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, लेकिन खतरनाक नहीं लग रही थी। यहाँ अपने डिवाइस का यूज करके आसपास के एरिया को स्कैन करता है तो कोई जिंदा क्रिएचर भी उसे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अलर्टनेस जरा भी कम नहीं की। घूम घूम कर जांच की उसे और इस एरिया में सेफ होने का कंफर्मेशन हासिल करने के बाद यहाँ वापस उसी प्लेस पर लौटा है जहाँ से वो पहले आगे बढ़ा था। उसके बाद उसने सिल्वर्ड पल निकाला था और उसमें कोई डाली थी, और अगले पल 3 खूबसूरत शैडोस अपीयर होती हैं। एक पालथी मारकर बैठा हुआ होता है जैसे मानो कल्टीवेट कर रहा हो, दूसरा इंप्रेशनलेस चुपचाप खड़ा होता है और तीसरा बोरिंग चेहरे के साथ जमीन पर लेटा हुआ होता है। आंखें खाली और बेजान लग रही थी। तभी आंखें जमीन पर लेटे हुए पर्सन को देखता है और हंसते हुए कहता है मिस। तभी ध्यान में बैठी झांगरो सी आवाज सुनती है और आंखें खोलती है और यांकाई को सामने देखती है तो जल्दी उठती है। सर्दी हुई रे बाबा मेरे को। उसी समय लुयान भी यांकाई को धीरे से सहलाकर ग्रीट करती है और सुस्त चेहरे के साथ जमीन में लेटी हुई हुआ किंगसी भी चौंक गई होती है। अभी वो सुस्त थी, लेकिन जैसे ही सोर्स एनर्जी उसकी बॉडी में महसूस होती है वो यांकाई को देखते हुए कहती है कमीने ये क्या कर रहे हो। यांकाई ने उसे सिल्वर्ड पल में कैद करके रखा था और उस मनहूस जगह पर अकेले छोड़ दिया था। उससे बात करने के लिए भी कोई नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो पेन दे देकर उसे मारा जाएगा। लेकिन जमीन पर लेटे हुए यांकाई द्वारा सीधे तौर पर बुलाए जाने से आखिरकार उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। लेकिन जब वो बात करी थी अचानक उसकी खूबसूरत आंखें आग की तरह चमक उठती हैं और वो दाएं बाएं घूमते हुए चारों तरफ देखती है और फिर झांगरोसी को देखती है। तभी यांकाई कहता है कोई भी कदम उठाने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उस पर अटैक करने की हिम्मत की या मुझे धमकाने की या फिर उसे पकड़ने की तो रिजल्ट बहुत सीरियस होंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें चुप रहने की भी सलाह देता हूँ। हुआ किंगसी के इंप्रेशन थोड़े बदलते हैं और उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक होती है। वो वास्तव में झांगरोसी को पकड़ना चाहती थी जो सबसे कमजोर थी, लेकिन उसे झांगरोसी और यांकाई के बीच का रिश्ता नहीं पता था, इसीलिए उसे कुछ अंदाजा था। आखिरकार छोटी बच्ची उसे मास्टर कहकर बुला रही थी। अगर वो झांगरोसी को पकड़ ले तो यांकाई के साथ बातचीत करने से उसे कुछ फायदा हो सकता था। तभी यांकाई कहता है मुझ पर अटैक करने के बारे में विचार करना बेवकूफी है, क्योंकि मैंने तुम्हें बाहर जाने की इजाजत दी है तो मैं तुम्हें वापस से अंदर फेंक सकता हूँ। अगर तुम और पेन नहीं झेलना चाहती हो तो बस शांत रहो। वो किंगसी दांत पीसते हुए कहती तुम कमीने, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मौत बिना डेड बॉडी के हो। तभी यांकाई कहता वर्ड्स चोट नहीं पहुंचाती, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहती हो। इतना कहकर झांगरोसी की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ की वर्ड एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें यहाँ कल्टीवेट करना चाहिए। लुयान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। झांगरोसी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और यांकाई की बात को सुनकर अपना सिर हिला देती है, जैसे मानो वो यांकाई के हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगी। तभी यांकाई कहता है लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। जिसके बाद यांकाई अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और सिल्वर्ड पल को थपथपाता है, जिससे वर्ड एनर्जी आसपास की उसके अंदर जाने लगती है और सक्शन फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जल्दी ही सारी वर्ड एनर्जी को खींच लेगा। सिल्वर्ड पल के अंदर वर्ड एनर्जी का छोटा सा टॉर्नेडो बनने लगा था
दोस्तों अब स्प्लिट को इसी को देखकर कोई भी कल्टीवेटर अब इस स्वाद से ही हैरान हो सकता था, क्योंकि यहाँ की वर्ड एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी और इतनी ज्यादा कि किसी भी कीमत पे यहाँ का कल्टीवेटर इसे बर्बाद नहीं करना चाहेगा। और यहाँ अंकाई भी इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, एक एक बूंद तक यहाँ अंकाई ले जाना चाहता था, क्योंकि अंकाई के पास सील वर्ड पल था। जब तक वो यहाँ की सारी वर्ड एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले, सील वर्ड पल के अंदर के एरिया के लिए बेहतर होगा। और यहाँ को एक शानदार थॉट तब आया जब उसने याद किया कि 5 कलर ट्रेजर पैगोडा के अंदर इसने वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को अब्सॉर्ब किया था, तो वर्ड एनर्जी को क्यों नहीं ट्राई मारा और तुक्का सक्सेसफुल हो गया। सील वर्ड बीट की तरह सतह पर टॉर्नेडो धीरे धीरे क्रिएट होकर घूम रहा था और वर्ड एनर्जी को स्ट्रांगली खींच रहा था, जिसका मतलब था कि अब सील वर्ड पल और हाई लेवल का होने वाला था। लियान बिना कुछ कहे सील वर्ड पल को ले लेती है और झांगरू उसी की देखभाल के लिए उसके पास चली जाती है। तभी आंकाई हुआ किंगसी की ओर सिर घुमाकर उसे पास आकर बात करने का इशारा करता है। वो तुरंत ही कहती, क्या मैं तुम्हारी पालतू हूँ? क्या तुम मुझे पालतू समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तभी आंकाई कहता, अगर आप नहीं चाहती तो मैं आपको वापस वहीं भेज देता हूँ। जिस पे हुआ किंगसी कहती, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, हिम्मत तो देखो, सचमुच में तुम्हारी हिम्मत काफी स्ट्रांग है। गुस्से से उसके कानों से तो धुआं निकलने लगा होता है। इस पल उसकी पूरी बॉडी झटपटा रही थी, उसे अपमान सहना पड़ेगा, वो जानती थी। फिर भी आंकाई के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। झांगरू उसी को परेशान न करने के कंफर्मेशन के बाद यहाँ कई चारों ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी पहले की बात पर विचार किया? जिस पर तुरंत ही कहती है, क्या? साथ ही वो छुप कर आंकाई पर अटैक करने का मौका तलाश रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आंकाई जो फर्स्ट लेवल का दाव सोर्स लेवल का मास्टर था, जानबूझकर उसकी तरफ पीठ किए हुए था, जिसमें कई खामियां थी। और इस चीज को देखकर हुआ किंगसी को अब डिसीजन लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि अटैक करने के बाद उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो सील वर्ड पल के अंदर रहकर तंग आ चुकी थी। अगर उसे फिर कैद किया गया तो वो पागल हो जाएगी। तभी आंकाई कहता है, ना समझ बनने का नाटक कर रही हो? जिस पे वो तुरंत ही कहती है, मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जो देख कर आंकाई कहता है, तो चलो मैं ही तुम्हें समझाता हूँ। मुझे लगता है हर समय तुम्हें वहाँ रखना थोड़ा सा क्रूअल है। आखिर तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। जिसमें वो किंगसी की आंखें साइन होती है और वो कहती है, क्या तुम हमेशा से ही इतने समझदार थे? अगर ऐसा है तो सबसे पहले सपने देखना बंद करो। तुम मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट जानती हो, इसीलिए अगर तुम्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है तो मैं तुम्हें आजाद घूमने नहीं दे सकता। ये तो बस एक एक्सेप्शन है, अगली बार शायद ऐसा मौका न मिले। अगर तुम सच में मुझे अपनी सोल प्रिंट नहीं देना चाहती तो पूरी लाइफ के लिए अंदर कैद रहने के लिए तैयार हो जाओ। हुआ किंगसी के चेहरे पे थोड़ा बदलाव आया था। कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, क्या आप अपनी सोल प्रिंट को किसी ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जिसे आप जानते नहीं, जो आपकी लाइफ और डेथ को आपके ही कंट्रोल से बाहर कर दे? जिस पे आंखें कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों करूं? तभी आंखें कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। वह किंगसी के होंठ फड़कते और वो कहती है, एक मामूली सा फर्स्ट लेवल दाव सोर्स लेवल का मास्टर मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत करता है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ से है? मेरी ताकत पर रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सच में हरा सकती हो तो अब तक हरा चुकी होती। शब्दों का क्या मतलब? खैर, मेरा पेशेंस लिमिटेड है, तुम्हें अभी जवाब देना होगा। मैं तुम्हें जिंदगी में दोबारा मौका नहीं दूंगा। आंकाई के सीरियस इंप्रेशन देखकर किंगसी को भी रियलाइज हो गया था कि आंकाई को आज उसे जवाब देना ही होगा, चुप रहने से काम नहीं चल सकता। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फ्रेंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।